हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 का हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पेपर में एक निबंध निश्चित रूप से पूछा जाता है। 10th में 7 नंबर का और 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप निबंध बिना याद किए कैसे लिख सकते हैं जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। अगर 10th का है तो 7 में 7 और 12th का है तो 9 में से 9 मार्क्स कैसे मिलें। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बच्चे की कॉपी है और इसमें लिखा है कृषक जीवन की त्रासदी। इस पे निबंध लिखा है बहुत तरीके से। पहले रूपरेखा डाली है, फिर उसमें जो हेडिंग्स पढ़ती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने इसने क्या किया है, लिखा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो हम भी आपको बताएंगे कि इस तरीके का निबंध आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको जो है एक तो बहुत अच्छे से लिखें, कोई कटिंग ना हो, और दूसरा जो है बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएँ। चूँकि बड़ा सा होता है पोर्शन, 9 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं 12th में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप ये देखिए पेपर भी देख सकते हैं। इस पेपर में पूछा गया है सबसे लास्ट में। ये देखिए हमारे पास हिंदी का ही पेपर है और इसमें जो है ये सबसे लास्ट में पूछा जाएगा निबंध। तो बच्चे ने यहाँ पे कृषक जीवन की त्रासदी के ऊपर लिखा है। तो आप दुनिया का कोई भी निबंध लिखने जाएं, सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आप निबंध लिखने जाएंगे तो सबसे पहले उसका टाइटल डाल देना है। अब मान लो आप पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है निबंध, तो सबसे पहले उसका टाइटल डाल देंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, उसका ऐसे टाइटल डाल देना है, उसके नीचे ऐसे लाइनिंग कर देनी है। फिर सबसे पहले आप दुनिया का कोई भी निबंध आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी रूपरेखा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, उसकी क्या डाल लेंगे, रूपरेखा डाल ही देनी है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे रूपरेखा। कोई भी आप निबंध लिखने जाएं तो उसमें रूपरेखा जो है निश्चित रूप से आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो रूपरेखा डालकर फिर रूपरेखा का मतलब होता है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। या तो पर्यावरण प्रदूषण आ जाएगा या पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, इस तरीके से जो भी आ जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निबंध। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना होगा, सबसे पहले आप डालेंगे उसमें रूपरेखा में हेडिंग क्या, प्रस्तावना, कि हम पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, इनफैक्ट उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखें। प्रदूषण का मतलब क्या है, जब हमारे आसपास जो वातावरण में असंतुलन आ जाता है तो उसी को मुख्यतः क्या कह देते हैं, प्रदूषण कह देते हैं। अब प्रदूषण होता क्या है, सबसे पहले ये भी डालना होगा। तो प्रस्तावना में तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में, फिर दूसरी हेडिंग डाल देना है आपको प्रदूषण के अर्थ। प्रदूषण का डालना, प्रदूषण का अर्थ, कि प्रदूषण होता क्या है। तो दूसरी हेडिंग आपकी बन गई। ऐसे आप कोई भी निबंध लिखें, बेरोजगारी लिखें तो प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का अर्थ। महंगाई लिखनी हो तो महंगाई में भी क्या पड़ेगा, प्रस्तावना, महंगाई का अर्थ कि महंगाई होती क्या है। दूसरा, अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण के प्रकार, कि प्रदूषण कितने तरीके का होता है। तो प्रदूषण के प्रकार, कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली प्रदूषण के प्रकार होते हैं। तो आप जो है हेडिंग आपकी तैयार हो रही है, समझ में आ रही है किसके बारे में क्या लिखना है। ये भी कि प्रस्तावना में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आम जनमानस इससे क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है, उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। किसकी वजह से, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। फिर प्रदूषण का अर्थ वही लिख देना है जो भी बताया था, कि जब हमारे आसपास के वातावरण में सामान्य चीज़ों के अलावा दूसरा विक्षेप देखने को मिलता है तो उसी को क्या बोल देते हैं, प्रदूषण बोल देते हैं। जब हमारा पारिस्थितिक तंत्र, जब उसमें असंतुलन आता है उसी को क्या बोला जाएगा, प्रदूषण। फिर प्रदूषण के प्रकार में लिख देना है कि प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो आपको क्या है, समझ बनानी है, रटना कुछ भी नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लिखते चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा आप हेडिंग्स का याद रखेंगे, कोई भी निबंध है कि उसमें कौन कौन सी हम हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। तो प्रदूषण के प्रकार हो गए। फिर प्रदूषण एक समस्या है, ये भी हेडिंग डाल देनी है कि प्रदूषण एक समस्या, प्रदूषण एक समस्या है, ये भी हेडिंग डाल देनी है।
प्रदूषण से जो है बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? वायु प्रदूषण की वजह से। उनको बहुत सारी गले में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों? वायु प्रदूषण की वजह से। दिल्ली में देखिए बच्चे मास्क लगा कर जा रहे हैं स्कूल में, तो ये सभी क्या है? प्रदूषण के ही इम्पैक्ट हैं। तो आपको बस थोड़ा सा सोच कर लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझ आधारित ही लिखना है। इसी को निबंध कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? फिर प्रदूषण एक समस्या, समाधान। अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं समाधान। ऐसे मान लो बेरोजगारी में लिख रहे हैं तो प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है, बेरोजगारी एक समस्या, फिर उसका समाधान, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। महंगाई भी एक समस्या, एक समाधान, इस तरीके से। अब समाधान के लिए क्या करना होगा? तो लोगों को क्या होना होगा? जागरूक होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हमको जो है, जो भी कचरा है, जो भी हम डालते हैं, उसको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? प्रदूषण के समाधान में आप लिख सकते हैं। हमको जो है शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए, खुले में जो है शौचालय नहीं जाना चाहिए, इससे बहुत सारी पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान होता है और हमको भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या डालते हैं? कोई भी निबंध आप लिख रहे हो तो उपसंहार, उपसंहार लिख देना है कि पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और इसका जो है आम जनमानस को क्या होना चाहिए? इसके लिए जागरूक होना चाहिए, जिससे जो है हमारी इन समस्याओं का निराकरण हो सके और हम जो है स्वस्थ एवं संपन्न जीवन जी सकें। तो उपसंहार में क्या होता है? बेसिकली जो समस्या है उसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को लिखकर उसका क्या निराकरण है, ये लिख देना है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी निबंध हो, आपको इसी तरीके, इसी पैटर्न को फॉलो करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषक का लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कृषक जीवन की त्रासदी, कितना अच्छा नाम है, कृषक जीवन की त्रासदी। मतलब जो व्यक्ति कृषि कर रहा है उसके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जीवन की त्रासदी, कि कृषि करने से कितनी बड़ी आपदा आ रही है आपके ऊपर, आप समझिए। तो उसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले भूमिका है प्रस्तावना। अब चूंकि जीवन की त्रासदी है तो दयनीय स्थिति के कारण कि जो व्यक्ति कृषि कर रहे हैं उनकी बहुत सारी दयनीय स्थिति उनकी बड़ी खराब है। क्यों? व्यक्ति जो है कृषि कर रहा है, अब उसकी फसल तैयार हुई, अब उसको अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं उसकी चल रही है। पता लगा सर्दी ऐसे निकल गई, उसको कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, उसका परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है। दयनीय स्थिति में इसी वजह से व्यक्ति जो है पलायन कर रहा है, शहरों की तरफ भाग रहा है। तो ये सारे क्या है? दयनीय स्थिति के कारण है। और भी दयनीय स्थिति का क्या कारण हो सकता है? आप सोचिए ज़रा। हमारे पास पर्याप्त भूमिका ना होना, ये भी एक किसी की दयनीय स्थिति का कारण ही है, ठीक है। फिर सुधार के सरकारी प्रयास। तो सुधार के सरकारी प्रयास में क्या हो सकता है कि सरकार जो है आजकल कृषि के इस जो भी हमारी दयनीय स्थिति है, इसको कृषि को सुधारने के लिए सरकारी निरंतर प्रयासरत है। हमारे लिए उन्नत किस्म के उपकरण, उन्नत किस्म के बीज का प्रबंध कर रही है, सरकार ही तो कर रही है। आजकल बहुत सारे उन्नत किस्म के बीज आ रहे हैं, लोगों को जो है इससे प्रयोग करके बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पता लगा पहले हमारे पास उस तरीके के उन्नत किस्म के बीज नहीं थे जो आज हैं, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी क्या हो सकता है? कृषि से संबंधित ही है कि हम इससे लोन ले सकते हैं। जैसे क्या होगा, जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी फसल करनी है तो उसके लिए लोन ले लेंगे, तो कम से कम सस्ती ऋण पर जो है हमको ब्याज मिल जाएगा और हमको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सोच कर, ज़्यादा नहीं, आपकी समझ ही बेसिकली पूछता है एग्जामिनर। तो ऐसे देखो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है दयनीय स्थिति के कारण कि भारतीय कृषक अत्यंत कठोर जीवन जीते हैं। अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भूक्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो यही आपको बताया है। हो सकता है कि आप ऐसा ना लिख पाएँ, लेकिन आप अगर थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा लिख देंगे, उससे काम चल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पे लिखें, आपकी समझ, ठीक है। दयनीय स्थिति के कारण की भूमि का ना होना, भूमि अच्छी ना होना, थोड़ी सी भूमि के कारण लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? पैसे जो है, कृषि लोगों के पास जो होते हैं, पैसों की आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनकी दयनीय स्थिति है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर ऐसे सुधार के सरकारी प्रयास हो गए। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है, साहूकार के लिए लिए गए ऋण पर उन्हें अत्यधिक ब्याज देना पड़ता है।
कृषकों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें साहूकारों को शोषण से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसी हेडिंग्स डाल के आप अगर लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। फिर दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा निबंधों को देख भी लें। जैसे कौन कौन से निबंध हो सकते हैं, तो एक बार निबंध आपको बता दें। आप जो है कुछ निबंधों को आप याद कर सकते हैं, जैसे बेरोज़गारी, थोड़ा सा देख लें हेडिंग कि है क्या, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इससे हमारा विजन क्लैरिटी आ जाएगी बेरोज़गारी के बारे में। एक सेकेंड रुकिए। तो आप इन निबंधों को एक बार ज़रूर देख लें, जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान के चमत्कार। इनको थोड़ा सा आपको देख लेना है कि इसके बारे में क्या है। थोड़ी सी समझ बना लेंगे, आप बहुत अच्छा सा लिख के आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।